बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज वफाकी कैबिनेट ने TLP पे पाबंदी की मंजूरी दे दी है। वैसे तो किसी भी सियासी जमात को आप उसको पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, और अगर पाबंदी लगा भी देते हैं, किसी भी सियासी जमात को बैन कर देते हैं, तो हमारी माजी में एक तारीख़ रही है कि वो किसी दूसरे नाम से वो सियासी जमात आ जाती है। बहरहाल अब ये देखते हैं कि ये जो ये मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा जा रहा है कि TLP को डी नोटिफाई करेगा सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मंजूरी पर, और फिर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो अगर TLP पे पाबंदी लगा दी जाती है, जो कि शायद इनको पहले लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि 2017 में भी नाज़रीन ऐसा हुआ था कि उन्होंने एहतजाज किया था, फिर 2018 के इलेक्शंस में उन्होंने पार्टिसिपेट भी कर लिया था, फिर 2021 के जो है 2021 में भी उन्होंने एहतजाज किया था, काफ़ी मसला रहा था हमारे मुल्क में, और उसके बाद 2024 के इलेक्शंस में भी उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था। तो जब जिस तरह की अब ये बातें की जा रही हैं TLP से मुतालिक, पहले से अगर मालूम था तो भाई आप पहले ही पाबंदी लगा देते, या एटलीस्ट उसको इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट करने की इजाज़त ना दी जाती। हम हमेशा तभी कोई मामले को पकड़ते हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। अभी भी TLP ने नाक में दम करके रखा, तो हम इस साइड पे आ रही है हमारी गवर्नमेंट की उसको पाबंदी लगाई जाए। अब पाबंदी कितनी कारगर होती है, आने वाले दिनों में क्या TLP इस पाबंदी के साथ चलेगी, किसी और नाम से आ जाएगी, ये देखना होगा। नाज़रीन, इस सब के अलावा हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड के साथ प्रोग्राम चलाने के नतीजे में एक बज़ाहिर जो डाउनवर्ड ट्रेंड था इकोनॉमी का, उसके अंदर थोड़ा सा ठहराव हमें नज़र आया। लेकिन क्या ये काफ़ी है पाकिस्तान में ग्रोथ के रिवाइवल के लिए, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, गुर्बत को कम करने के लिए, नई सनतकारी के लिए, और ज़्यादा इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ लोगों को देने के लिए, तो उसका जवाब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नफ़ी में होगा कि ये इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। बहुत सारी जो फ़ॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उसके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी इकॉनमी ही है, जिसमें बाज़ कंपनीज़ प्लान है, उनके प्लान है डिफरेंट, वो इसलिए जा रही हैं। बाज़ कंपनीज़ जो हैं उनके वो रैशनलाइज़ कर रही हैं, क्योंकि यहाँ की जो पाकिस्तान के अंदर जो रेगुलेशंस हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ओवरऑल उनको वो सूट नहीं कर रहा है, उनके इश्यूज़ हैं उनके साथ, तो वो भी यहाँ से जो है ना वो जा रही हैं पाकिस्तान छोड़ के। इस वक्त हमारा रुझान क्या है, हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आएंगे। TLP की पाबंदी के हवाले से आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडियाला रोड नाके पे मुख्तसर धरना दे दिया और वापस भी रवाना हो गए। अभी कि एजुटेशन की सियासत है, तहरीक इंसाफ जो नवंबर में, कल जैसे कि मैंने ख़बर दी थी कि नवंबर में तहरीक इंसाफ दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाएगी, ऐसी सूरत हाल में अब ये क्या आगाज़ हो गया है। जिस तरह से एक और ख़बर भी कल मैंने अपने प्रोग्राम में दी थी कि यंगस्टर्स को सामने लेके आना है, खान साहब ने पार्टी को ये हिदायत जारी कर दी हैं। तो ये जो यंगस्टर्स हैं, जिसे कहा जा रहा है कि फ्रेश ब्लड है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे जैसे खान साहब का स्टाइल है, तो क्या ये उसका आगाज़ हो गया है, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताएंगे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैज़ असलम साहब हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला मलिक साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट, हम स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आसिफ बाजवा साहब PMLN के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबकी इजाज़त से सबसे पहले मैं ज़रा डॉक्टर कैज़ असलम साहब से ज़रा जान लूँ ये हमारे इकोनॉमी के जो सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, मतलब कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब की तरफ आते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी असेसमेंट क्या है इस वक्त, अगर ग्रोथ को लेके मैं बात करूं, क्या ग्रोथ रिवाइवल पाकिस्तान में होने के इम्कानात हैं, या अभी आपको लग रहा है कि सफ़र का खासा तवील है, अभी इसमें वक्त लगेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। थोड़ी आवाज़ आपकी कम आ रही है, आपने जरा सवाल रिपीट कर सकते हैं आप काइंडली? जी सर, मैं अपनी टीम से कहूँगी मेरा एक तो ऑडियो ज़रा बैलेंस कर दें तो आप तक पहुँच सके इजीली। सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये था कि आपकी असेसमेंट क्या है, क्या ग्रोथ रिवाइवल पाकिस्तान में होने के इम्कानात आप देख रहे हैं, या अभी आपको लगता है कि एक लंबा सफ़र है, टाइम टेकिंग पीरियड है, टाइम लेगा, उसके बाद कहीं जाके तो रिवाइवल की सूरत हाल में हम थोड़ा सा बैलेंस हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हमने नवाज शरीफ साहब के दौर में 5.9% GDP ग्रोथ देखी है, फिर इमरान खान के दौर में हमने 6.2% तक, कोविड के बावजूद एक साल जो तबाही हुई पूरी दुनिया में, 6.2% GDP ग्रोथ तक हम गए।
फिर पिछले 4 साल में पता नहीं क्या नजर लगी इस मुल्क को, हमारी इकोनॉमी को, कि जनाब हम गिरते गिरते आगे 1.5% पे, 2.25% पे। और शुक्र है पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई 2.25% की बात हुई। फिर अभी एक 2-3 दिन पहले खबर आई है कि वर्ल्ड बैंक ने उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो मालियाती इदारे कि पाकिस्तान के चांसेस हैं कि वो 3.6% तक जा सकता है। तो हम पता नहीं क्या 4%, और ये बहुत कम ग्रोथ रेट है। उसकी वजह ये कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो उस तरह नहीं जो है अपना वो बढ़ रही हैं, आपकी वो जो इंडस्ट्री है उस तरह नहीं चल रही है। खबरें आ रही है कि टेक्सटाइल जो है वो बैठ गई है, फलां ग्रुप जो है उन्होंने अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बंद कर दिए हैं। और पीछे अभी ये भी खबर आई कि जनाब पाकिस्तान में ये जो हमारी जो रिमिटेंसेस है, रिमिटेंसेस जो आ रही है, लोग बाहर से डॉलर भेज रहे हैं, 36-38 अरब डॉलर, दे आर नाउ ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट्स। और कल मैं पढ़ा था कि इंडिया के केस में जो रिमिटेंसेस आती है बाहर से, उनकी भी बड़ी दुनिया बाहर गई है। वो रिमिटेंसेस आर अबाउट नॉट मोर देन 30% ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स। सो जब हमारी एक्सपोर्ट्स उस तरह नहीं है तो फिर जीडीपी ग्रोथ जो है फिर इस तरह ही चलेगा। अब जब जीडीपी ग्रोथ इस तरह का होगा जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक है, लोग कहते हैं कि रेलिंग इकोनॉमी है, तो आपके इसका मतलब ये कि इंडस्ट्री उस पोटेंशियल पे नहीं चल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी उस तरह नहीं है, तो रिजल्ट क्या है कि जनाब अभी तक मेरे ख्याल पिछले 3 साल में 18 लाख पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, जॉब के लिए। वो ज्यादा बात है कि उनके जाने का ये एडवांटेज है कि आपकी रिमिटेंसेस जो है वो बढ़ गई, क्योंकि जारी बात है लोगों की फैमिलीज यहाँ पे हैं जो फैमिलीज के बगैर गए। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये IMF देखे ना, अभी भी आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनमें ज्यादा बल्क तो वही है ना, जो स्टेट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ रिजर्व की। सऊदी अरेबिया के गालिबन 3 अरब डॉलर, फिर चाइना ने भी कुछ रखवाया 2 से 3 अरब डॉलर, यूएई के भी पैसे पड़े हुए। तो जब तक हमारा वो ग्रोथ रेट नहीं होगा, एक्सपोर्ट्स नहीं ड्रामेटिकली बढ़ेंगी। हाँ, एक अच्छी खबर आई है कि जो आपके आईटी के जो एक्सपोर्ट्स है वो जनाब होगी है तकरीबन रिकॉर्ड, कभी इतना हाई फिगर नहीं था, $366 मिलियन ये अभी इस साल में। तो चले होराइजन पे लाइट तो नजर आती है, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आपका फिर बात हुई है कि ये तमाम मामला अब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ से निकल के चली गई हैं, भाई इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मामला है, जारी बात है दहशतगर्दी में चले हम मानते हैं कि एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है जो ये एग्रीमेंट हुआ है दोहा अकॉर्ड का, क्योंकि जितनी दहशतगर्दी कम होगी, मामला नॉर्मलाइज होंगे, तो बाहर वाले हैं वो ज्यादा आएंगे पाकिस्तान में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ेगी। अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि कभी यूएई का डेलीगेशन आ रहा है, कभी सऊदी आ रहे हैं, कभी अजरबैजान से आ रहे हैं, और दबा दबा के MOU साइन हो रहे हैं। हम तो अब ये इंतजार कर रहे हैं कि ऑन ग्राउंड चीजें जो है वो अब चलनी चाहिए। होपफुली बात कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की बड़ी मैसिव $1 बिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वो देखें, मैं समझता हूँ कि अभी हम एक फ्लूइड स्टेट में है, ट्रांजिशन स्टेट में है कि इकोनॉमी जो है जारी ऊपर, लेकिन बहुत स्लो है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ये कह रहे हैं कि अगले साल जून तक हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो तकरीबन 21-22 अरब डॉलर तक हो जाएंगे। अच्छी बात है, बट इट्स टू स्लो, वी हैव टू मूव फास्ट। मलिक साहब, मुझे ये बता दें, पिछले 3 साल में पाकिस्तान का शरह नमू जो है 2% भी नहीं रहा। ओवरऑल जो मैं बात कर रही हूँ सिनेरियो की, यानी कि हमारी आबादी का जो इजाफा सालाना 2.5% जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसमें फीकस आमदनी लोगों की गिर रही है, यानी कि हम 2% में हैं और सालाना जो इजाफा आबादी का वो 2.5% है, जिसके नतीजे में बेरोजगारी गुर्बत में नुमायां तौर पे हमें इजाफा नज़र आ रहा है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, अफसोसनाक इजाफा है। उसमें बेहतरीन आपके ख्याल में कैसे लाई जा सकती है, इस सबको कैसे रोका जा सकता है, शरह नमू को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर काम करना मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जो कर्ज़ों से चलाई जाने वाली इकॉनमी होती है ना, वो कोई इतनी देर पा नहीं होती, क्योंकि देखिए, क्योंकि जब तक कि आपके सोर्स ऑफ प्रोडक्शन
वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, लोग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में बहुत ज़्यादा खलीज हायल होगी, तो उस वक्त आपकी इकॉनमी ग्रो नहीं करती, जिस तरह हम देख रहे हैं। अब आपने देखोगे मल्टी नेशनल जितनी कंपनी है तकरीबन वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, इसलिए कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो कौन सा ऐसा शख्स होगा जो इन्वेस्टर होगा वो अपने यहाँ इन्वेस्ट करेगा। आपको याद होगा जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि 2021 उस वक्त 6.2% पाकिस्तान की ग्रोथ हो गई थी, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये 4.3 से भी कम है। हुकूमत यकीनन कोशिश तो कर रही है, लेकिन देखिए इसमें ये भी देखा जाता है कि आपकी गवर्नेंस कहती है कैसी है, आपकी जो पॉलिसियाँ क्या उनमें कंटिन्यूटी है कि नहीं है, उनमें तसलसल है कि नहीं है। तीसरी बात ये होती है कि जो करप्शन है उसकी अब चीज़ें नज़र हो जाती हैं। चौथी ये बात होती है कि आपके यहाँ जो सरमायाकारी हो रही है, जो सरमायादार हैं, क्या वो उनको जो फैसिलिटी हुकूमत पाकिस्तान दे रही है कि नहीं दे रही है, उनकी जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको क्या बढ़ा रही है कि नहीं। हमारे यहाँ यकीनन कोशिश तो जारी है, एक वन विंड ऑपरेशन भी शुरू किया गया था, लेकिन उसके भी खातिर खा नताज नहीं निकले और पैसा भी उसके ज़रिए हमारे पाकिस्तान में नहीं आया। अब हमने ये शुरू किया इकॉनमी को बूस्टअप करने के लिए, हम स्टील मिल ऑक्शन करने जा रहे हैं, हम PIA को, हम अपने हवाई जहाज़ों को सोर्स कर रहे हैं। और एक जो आज जो एक मजमून लिखा है इशरत हुसैन साहब ने एक्सपर्ट ट्रिब्यून में, उनका यही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात बहुत बुरे हैं और अब पाकिस्तान जो अपने बेहतरीन एसेट्स हैं, हमारे यहाँ मादनियात हैं, उनको भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं। देखिए इन तमाम चीज़ों से आपको बेचकर अगर आप इकॉनमी चलाएंगे तो वो नहीं चलेगी, ठीक है ना। आपको बाहर के इन्वेस्टर को लाने के लिए पाकिस्तान के जो अंदर का माहौल है, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे जो इंटरनल जो अफेयर्स हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा था कि आए तमाम सियासी जमातें मिलकर मिसाक इकॉनमी कर लेते हैं, मशर कर लेते हैं, लेकिन उस चीज़ पे कोई कान नहीं धरे गए, शायद हुकूमत भी सीरियस नहीं थी। अब देखें ना, सारी की सारी एक ट्रेन को किसने लेके आगे जाना होता है, हुकूमत वक्त नहीं लेके जाना होता। अपोजिशन का तो काम ही यही होता है कि वो हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करती है, लेकिन हुकूमत चीज़ों को बेहतर करने के लिए अपोजिशन को ऑन बोर्ड करती है, बहुत सारे इकदाम उठाती है। अब जिस तरह हम टैक्सेस हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और ज़राए आमदन है नहीं है, तो फिर इकॉनमी तो सफ़र करेगी ना। देखिए ना, अब पैरामीटर्स क्या हैं कि अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है हाल ही में, उसमें 45% पॉपुलेशन पाकिस्तान की खत गुर्बत से नीचे चली गई है। अच्छा मलिक साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करके ऐड करना चाहूँगी। उसमें 45% है, लेकिन जो मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक, जो मैंने बहुत सारे लोगों से सर्वे भी हुए, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन वो तकरीबन 47 प्लस 47 प्लस तक जा रही है, ये खत गुर्बत से जो नीचे जा चुके हैं इस वक्त लोग। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो ना, ये तो इससे भी ज़्यादा हो सकती है। देखो ना, जो 30 के करीब तो देहातों में चली गई है और 20 के करीब तो आपको पता शहरों में है। और एक ये है कि इंतहाई जो गुर्बत के म्यार है उसके नीचे से भी लोग रह रहे हैं। देखो ना, अभी हमारे यहाँ 17 अक्टूबर को बनाया गया, गुर्बत के रिडक्शन का डे मनाया गया, और उसमें हमने इंटरनेशनल फोरम पे ये कमिटमेंट कर रखी है कि 2030 तक हम गुर्बत का खात्मा करेंगे। लेकिन हमें तो देखे ना, गुर्बत का खात्मा होता है वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब कोविड आया था तो 1 मिलियन के करीब लोग मजीद गुर्बत से नीचे चले गए थे। तो ये डे बाई डे हमारी इकॉनमी की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। हम कहने को तो हम कह रहे हैं फलां भी कह रहा है, फलां भी कह रहा है, लेकिन एक रियलिटी है। आज देखना, आज भी जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो मंदी का रुझान रहा, तो कभी तेज होती है ये, तो लेकिन उसमें भी आपको पता है 2 से 3% जो लोग हैं ना वो इन्वेस्टर होते हैं, बाकी 98% का तो उससे कोई तल्लक ही नहीं होता। कोशिश ये होनी चाहिए कि हुकूमत ऐसी पॉलिसियां बनाए कि जो इन्वेस्टर है उसको अट्रैक्ट हो। फिर हमारी जो इकॉनमी बेस करती है, हमारी जो एग्रो इकॉनमी है, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमारे किसान हैं वो गन्ने की काश्त पे या गंदम के रेटों पे रोडों पे सड़कों पे आते हैं। इस दफ़ा तो शायद गंदम की पैदावार भी, बाजवा साहब भी बैठे हैं, ये डिटेल से बताएंगे, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते कि हमको हुकूमत की पॉलिसियों को हरफे तनकीद करना चाहिए, बनाना चाहिए। हम तनकीद करेंगे तो वो अपनी इस्लाह करेंगे ना, अगर हम उनकी तनकीद नहीं करेंगे तो वो ये समझेंगे तो वो तो बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। आप सही कह रही हैं, ये एक फैक्ट है कि हम बड़े मुश्किल हालात से गुजरे हैं। हमारे इकॉनमी बिल्कुल डूब गई थी
और चूंकि हमारे यहाँ कोई मुस्तकिल जो ज़राए आमदन तो है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि आबादी बढ़ती जा रही है, अभी फाइनेंस आबादी पे भी तो कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये हुकूमत से पूछेंगे कि आबादी को कंट्रोल कैसे करना है। पूछना चाहेंगे कि जब बजट बन रहा था तो बहुत सारे हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं PMN के ही, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा था कि आपने पॉपुलेशन के रुकावट के लिए, उसको कम करने के लिए तो कुछ भी नहीं रहा, कोई इकदामात के लिए पैसा ही नहीं रखा। ये भी बाजवा साहब से पूछते हैं, अभी बाजवा साहब से पूछते हैं, मैं जरा कैसा सबसे बड़ी रुकावट एग्जैक्टली पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। जो इतनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहले इसको कंट्रोल कर लें, फिर उसके बाकी मामलात भी सेटल्ड हो जाएंगे। कैसा वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। सर, इस साल जो इतने बड़े स्केल पे नुकसान हुआ है, मैंने अभी शरह नमू कोट की है जो पिछले 3 साल की है, 2% भी नहीं रही है तकरीबन पाकिस्तान में पिछले 3 साल में। फ्लड का तो मैंने जिक्र ही नहीं जी, अभी फ्लड की सिचुएशन है, उसका एस्टिमेट लगाया जा रहा है, वो एक अभी बाद की बात है कि उसके बाद क्या होता है। अब ये जो इतने बड़े सैलाब की वजह से, उससे भी शरह नमू जाहिर सी बात है तेजी से बढ़ेगी तो नहीं, वो मजीद नीचे जाएगी। 2022-2023 में सैलाब आया था तो शरह नमू, मुझे याद है, मुझे उस टाइम प्रोग्राम किया था, मनफी पे चली गई थी शरह नमू। इस साल कहा जा रहा है कि शरह नमू 3% तक होगा। आपको नहीं लगता सर, आप अपने डिजिट्स के मुताबिक मुझे गाइड कर दें कि ये 1 से 2% के रेंज में अगर हो तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि नुकसानात अभी काफ़ी हुए हैं, तखमीना लगाया जा रहा है, इतने बड़े बड़े हम दावे कर जाते हैं, फिर उसे आधे तक को भी अचीव नहीं हम कर पाते। लेकिन शुक्रिया आपका, सारी बातें तो वैसे हो गई हैं। देखें, ये 3 तो बहुत ऊपर है, ये गवर्नमेंट का अपना एस्टिमेट 2.7 था। हाँ। ये कहीं 1.5 1.7 से ऊपर नहीं जाना है आपकी ग्रोथ रेट। जी जी जी। दूसरी बात ये है कि पॉवर्टी जो मिनिमम है उस पे 47 पे आए हैं। असल में तो 80% लोग गरीब हैं इस मुल्क के, जो 1500 रुपए रोज के नहीं कमाते। तो और जिस तरह महंगाई है और इन्फ्लेशन अब 4% से ऊपर चली गई है, तो कैसे गुजारा करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पिछले फ्लड में 12% पे था, इस वक्त उससे ज्यादा कोई 20% पे चला गया है। एग्रीकल्चर तो बिल्कुल 2023 में जो पहला डिजिटल सेंसस हुआ था सर, 2023 में ऑलरेडी बेरोजगारी का पैमाना उस डिजिटल सेंसस के मुताबिक जो कोट किया गया है वो 22% तक हो चुका है। अब मेरे ख्याल में 26-27-28% तक हो चुका होगा। खुद ही देख लें, अब उससे ऊपर ही गया होगा ना। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, आपकी इंडस्ट्री माइनस में है, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट माइनस में है, आपकी नेशनल एंड फॉरेन सेविंग रेट माइनस में है, तो कैसे तरक्की। ये देखें, प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर को तो बढ़ाना चाह रही हैं, कर्जे भी ले रही हैं, स्टॉक मार्केट को भी बढ़ाना चाह रही हैं, बैंकिंग को भी मरादें दे रही हैं, कहीं आईपीपी को दे रही हैं जी, मगर जो रियल इकोनॉमी है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होनी है, वो माइनस में जा रही हैं, जिसकी वजह से महंगाई भी हो रही है, पॉवर्टी भी हो रही है, और पॉवर्टी की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रही है। तो आपने कोई 5 से 10% लोगों को खुश करने के लिए 80 से 90% लोगों का हाल बुरा, मिडिल क्लास अब बैठती जा रही है। बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे हैं उनसे। अब आप देखें कि अब तो आप एक नई पॉलिसी ला रहे हैं कि जिन लोगों ने वो लगाए थे सोलर्स, उन पे भी अब आप रिविजिट कर रहे हैं उनके टैरिफ्स। जी बिल्कुल। ग्रीन मीटर से वाइट मीटर पे लेके आ रहे हैं, तो हर टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, एनर्जी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो स्कूल जाते हैं उनको सब स्टैंडर्ड एजुकेशन मिलती है। 21वीं सदी की आप एजुकेशन नहीं दे रहे, स्किल्स नहीं दे रहे, तो एक आप अनपढ़ अनस्किल्ड पॉपुलेशन यूथ बल्क जो है वो जब क्रिएट करेंगे, उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी तो कोई टेररिज्म की तरफ जाएगा, कोई डाकू बनेगा। आप क्राइम रेट देखें ना कितना बढ़ रहा है। आप रोज के रोज कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रहे हैं, रोज के रोज आपको टेररिज्म में हमारे शहीद होते हैं लोग। ये सारी इंडिकेशन है कि आपकी इकोनॉमी बैठी हुई है, और पॉलिसी मेजर्स जो हैं वो उसका मराते हैं। अब तो शहरों तक नहीं पहुंच रही, गांव तक कैसे पहुंचेंगी वो। और इस फ्लड ने तो जो हाल किया होगा, और अब हर दूसरे तीसरे साल ऐसा फ्लड आना है, आपने कोई मिटिगेशन नहीं की हुई। सो थिंग्स आर नॉट वेरी गुड।
1.3 बिलियन का कर्जा ले लेना, या आपने चीन से भी लिया हुआ है, सऊदी अरब से भी लिया हुआ है, यूएई से भी लिया हुआ है, कर्जों पे आपकी अपर क्लास तो शायद चल जाए, आपकी इकोनॉमी और आपकी वेलफेयर और आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो नहीं होगी, और उसकी वजह से फिर पॉलिटिकल क्राइसिस तो आएगा। मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब, ज़रा शॉर्टली ये भी बता दीजिएगा, इस वक्त जैसे कि 2023 के डिजिटल सेंसस के मुताबिक मैंने आपको बताया कि वो 22% तो उस वक्त है जो कि केयरफुली एक्सेस किया गया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये सेंसस के बेसिस पे है। तो स्टैटिस्टिक्स की जानिब से, ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने तो इनको केयरफुली एक्सेस किया होगा, ये वो डिजिट्स हैं। अब उससे आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा आगे डिजिट्स पे 26-27 पे आ जाइए। अब 47 जो एस्टिमेट, जो 45 तो चले हमारा बताया गया ना वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि पाकिस्तान के गुर्बत की वर्ल्ड बैंक का भी 47 ही है। जी चले आप आगे आ जाए, 47-48 पे चले जाएं। ये बहुत हाई लेवल्स हैं सर, इस तरह के मैंने एटलीस्ट जितना भी इसको कवर किया है, आपकी तो जाहिर सी बात है आपकी इसमें एक्सपर्टीज है, पाकिस्तान में इतने हाई लेवल के नंबर्स पहले देखे नहीं गए सर, इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? मैंने अर्ज किया है कि 80% लोग गरीब हैं। तो सर ये इतने हाई लेवल जो नंबर्स अभी बताए जा रहे हैं, कोट किए जा रहे हैं, उनमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? कोई हल तो होगा ना इसका? देखें, बात यह है कि पहले आपको अपनी सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो प्रो पीपल बनानी पड़ेगी ना, प्रो रिच नहीं बनानी पड़ेगी। आपको अपने इंस्टीट्यूशंस को जो है छोटा करके उनको इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। आपको जो है लोकल इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर, स्पेशली मीडियम एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स को कोई प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के इदारों से प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। ठीक है। आप ये जो ओलिगार्क्स बनाए रखे हैं आपने चीनी में, आटे में और जगह, इनको कहीं ना कहीं कंपेटिटिव कमीशन उसको खत्म करेगा। फिर दूसरी आपने एक बात की कि 21-22 में 6% ग्रोथ थी। उस वक्त आप देखें कि जो आपका इंटरेस्ट रेट था वो भी बहुत नीचे था, सिंगल डिजिट पे था। तो जब आप डबल डिजिट पे रखेंगे इंटरेस्ट रेट तो ग्रोथ कैसे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, कैसे ग्रोथ करेंगे? ठीक। जब तक आप बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट का हाथ नहीं निकालेंगे, आप ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और ये सारे खर्चे हैं, इसको पॉवर्टी एलिविएशन की तरफ मोड़िए, आप इसको कहीं ना कहीं इनकम जनरेशन की तरफ मोड़िए, तो चीजें खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया, इनकम जनरेट करें। भाई बाजवा साहब, सारा बैगेज आपके कंधों पे आ गया है, पॉलिसी मेकर्स हैं ना आप, तो आपने पॉलिसी तो बनानी है। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें मुझे अभी हम इसलिए आप पे आखिर पे आई क्योंकि आप जवाबदेह हैं। जो गवर्नमेंट होती है बैगेज उसके कंधों पे होता है। अब ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी की जो आप बात करते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आप डिजिट्स जितने मर्जी हमारे सामने ला के रख दें, आप रिपोर्ट्स जितनी मर्जी सामने ला के रख दें, जब तक पर्सनली मैं इस चीज़ को एक्सेस ना करूं या कोई बंदा इस चीज़ को जो है ऑब्जर्व ना करे कि आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसमें बेहतरी आई है, तो आप लाख दावे कर लें, लाख वादे कर लें, हमारे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। ये जो स्टेबिलिटी के आप दावे कर रहे हैं, इकोनॉमी स्टेबल हो गई है, भाई मईशत स्टेबल हो गई है, आम आदमी की ज़िंदगी स्टेबल हुई है, इसको सामने रखें। और मुझे ये भी बता दें कि ये जो पॉलिसी में क्राइम रेट अभी हमारा देख लीजिए कितना हाई लेवल पे है। आप आबादी को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों का कोई प्लानिंग नहीं है सर, जैसे अभी अब्दुल्ला साहब ने भी कहा, मैंने भी उस वक्त ये बात हाईलाइट की थी। प्लानिंग सर, प्लानिंग्स, आप लोगों की तवज्जो किस साइड पे है? इस साइड पे जरा थोड़ी सी तवज्जो ले आए ना, ताकि इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। बाजवा साहब, बाजवा साहब का वॉल्यूम अप करते। शुक्रिया, आपने मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप प्लीज कंटिन्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। जी देखिए, मैं ये अर्ज करूं कि मैं एडमिटेडली ये बात दुरुस्त है कि हम ग्रोथ रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी जो इसमें अहम बात है वो ये है कि ग्रोथ रिवाइवल जो है ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें वक्त लगेगा। इसके बाद मैं जाऊंगा कि अब तक हमने किया क्या है। अब तक आप देख लें कि हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, डॉलर जो है वो कंट्रोल रेट पे है, मतलब कंट्रोल्ड है,
जब से ये गवर्नमेंट आई है बस 2, 4, 5 पैसे की अप्स एंड डाउन होती हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा स्टॉक एक्सचेंज की, यानी रिकॉर्ड बनाए हैं स्टॉक एक्सचेंज ने। इससे साबित होता है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं थोड़ी सी, सर अगर इतने रिकॉर्ड्स बन रहे हैं ना बाजवा साहब, इतने रिकॉर्ड्स बन रहे हैं तो कोई 0%, चले 1% ही सही, आम आदमी की भी फिर रिवाइवल की बात पे आ जाए ना कि उसकी जिंदगी में भी कुछ बेहतरी आई हो, वो तो 0% भी नहीं है सर। देखिए सर सुन रही हूँ, प्लीज कंटिन्यू रखिए। आपने बड़ी अच्छी बात की और आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप जितने मर्जी जो इशारे हैं वो बेहतर बना लें, जितनी मर्जी रिपोर्ट्स बेहतर बना लें। आपने अपनी तरफ से कहा कि मैं जाती तौर पे उनसे एग्री नहीं करती, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपका काम है, आप लोग क्रिटिसाइज करें, हम आपसे सीखते हैं, आपकी प्रपोजल्स को भी देखते हैं। और गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात के ऊपर गौर नहीं करते, या जो बातें ब्रिगेडियर साहब ने की हैं, या डॉक्टर कैफ साहब ने की हैं, या अब्दुल्ला मलिक साहब ने की हैं, ब्रिगेडियर फरूक साहब ने तो बड़ा एक पूरा थीसिस पेश किया इसके ऊपर। तो मैं ये अर्ज करूं कि देखें, जब उस वक्त हमारा जो ट्रस्ट शेक हुआ, जब पीटीए की गवर्नमेंट ने डिसॉल्व कर दी अपनी गवर्नमेंट, जब उनके खिलाफ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस आई, तो उसके बाद उन्होंने फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर से और केपीके के फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि आप आईएमएफ को खत लिखें, आप उनको टेलीफोन करें कि आप पाकिस्तान को जो आपने अगली किस्त देनी है कमिटमेंट वाली, वो ना दें, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ जाए और इनको पता चले कि रजीम चेंज कैसे होती है। नंबर 1। बाजवा साहब नंबर 2 मेरी तरफ से ऐड कर लें, नंबर 3 पे आप आ जाइएगा। बाजवा साहब आपने नंबर 1 ऐड किया ना, नंबर 2 मेरी तरफ से ऐड कर लें, नंबर 3 पे आप आ जाइएगा। नंबर 2 ये है कि चले पीटीआई ने जो किया सो किया, 3.5 साल में वो कितना को भी कर सकती थी, उन्होंने खत लिखा, गलत किया, मानते हैं उन्होंने बहुत गलत किया। सर आपके भी तो डार साहब जो है ना आंखों में आंखें डाल रहे थे, वो भी तो उनको आंखें दिखा रहे थे, फिर IMF ने उनको घुटनों के बल जो है वो बैठने पे मजबूर भी कर दिया था। ये फैक्टर भी साथ साथ रखें ना सर। देखें मैं ये अर्ज करूं कि बिल्कुल डार साहब ने एक कोशिश की कि हमें बजट अपना बनाने दें, हमें अपनी पॉलिसीज, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप बजट अपना बनाएंगे, आप हमारी डिवाइस के ऊपर नहीं चलेंगे, तो फिर हम आपसे तावन नहीं करेंगे। ये उनकी कमिटमेंट थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी कमिटमेंट। मैं एक बात मेरी इनकम्प्लीट रह गई कि उस वक्त जब इकोनॉमी को सबसे ज्यादा नुकसान कब हुआ, नुकसान मैडम शिरावी उस वक्त हुआ जब उस गवर्नमेंट के चले जाने के बाद जो गवर्नमेंट थी, जो IMF थी, उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बातचीत ही नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो उनका मकसद ये नहीं था, कोई बाई नेम नहीं किसी के साथ वो करते, वो तो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उनके साथ ये मामला तय होते हैं। साथ बातचीत नहीं करना चाहते। हमारा आपने कहा था कि हम डॉलर को मजबूत करेंगे, 10% पाकिस्तान की करेंसी को डाउन करेंगे और पेट्रोल की कीमत को 10 रुपए पर लीटर बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने 10 रुपए पर लीटर पेट्रोल की गवर्नमेंट को जो प्राइस थी उसको डिक्रीज कर दिया। बाजवा साहेब उन्होंने जो किया वो 3.5 साल छोड़ दें, उसके बाद आपकी PDM गवर्नमेंट आई, 1.25 साल वो रही, फिर आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट आई, वो आपकी गवर्नमेंट की एक्सटेंशन थी, अभी आपकी गवर्नमेंट फिर बैठी हुई है। सर कब तक हम पिछले सालों को पीटते रहेंगे? अभी आगे बढ़े ना, आगे बढ़ के। ब्रिगेडियर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मलिक साहब, मैं दोनों के पॉइंट लेके आपकी जानिब आती हूँ। ये बात एक सेकंड, ये बात आपको मानना पड़ेगी कि हमने महंगाई को, ये बात आपको मानना पड़ेगी कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया है। सर महंगाई कंट्रोल नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की शरह कंट्रोल हुई है सर। सर प्लीज, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई है। चीज बड़ी है, कौन सी चीज बड़ी है सर? आप ग्राउंड रियलिटीज कभी आप अपने घर का सर कभी ग्रोसरी करने गए हैं? सर कभी ग्रोसरी की है आपने? जरा मार्केट में जाके देखें, हर चीज की प्राइस इंक्रीज हो रही है। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आती हूँ, फिर आती हूँ आपकी तरफ। बाजवा साहब, ब्रिगेडियर साहब की तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे?
अब मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहले ये कि देखिए 700 अरब रुपए का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस साल 712 अरब। मुझे ये बताएं आज तक कभी किसी ने कोई मीडिया में कोई ब्रीफिंग आई हो या टीवी पे आई हो ब्रीफिंग, जो कंसर्न मिनिस्टर है BISP के हेड ऑफ BISP, ठीक है मान लें पीपल पार्टी चला रही है, कि भाई वो 700 अरब रुपए किधर जा रहा है, किन लोगों को जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये क्योंकि उससे देखें लोगों की पॉवर्टी लेवल जो इतनी बढ़ गई है तो उसका फर्क तो पड़ना चाहिए ना, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा। नंबर 2 देखें, ये तो आप मेन चीज तो आप सब भूल गए जी। 1.2 ट्रिलियन रुपीस, यानी कि 1.2 ट्रिलियन रुपीस का गवर्नमेंट ने लोन लिया है प्राइवेट बैंकों से। किस लिए? कि वो जो सर्कुलर डेट है ये माशाल्लाह अशराफिया IPP इनको जनाब 100% या जो भी 90% है अदा कर दिया जाएगा, और जी। वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट फंड से तो नहीं जा रहा, वो जनाब मुझे लिखा है कि 3.23 रुपए पर वो जो बिजली का यूनिट का रेट होता है वो आवाम से लिया जाएगा, पता है कितने सालों के लिए। तो मुझे आप ये बताएं, मौज में तो अशराफिया कर रही है, IPPs कर रहे हैं, लेकिन भुगत कौन रहा है? वो आम आदमी भुगत रहा है। ब्रिगेडियर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। आप अपने कुछ नंबर्स लिखवा रहे थे बाजवा साहब, उसमें मैं चाहूँगी कि आप अपने क्रेडेंशियल्स में ज़रा जो आपने पंजाब में 400% सैलरियाँ बढ़ाई हैं और विफाक में 180% सैलरियाँ बढ़ाई हैं, ये भी अपने क्रेडेंशियल्स में ज़रा याद रखा करें ना, ताकि आवाम को भी समझने में आसानी हो। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते तो कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बात करेंगे कि होने क्या जा रहा है, तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है नवंबर को लेके, इस ब्रेक के बाद।